माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित लॉ ऑफ फिजिक्स में। मुझे पता है एग्ज़ाम के प्रति बहुत सीरियस हो, पर आपके एग्ज़ाम के लिए हम भी सीरियस कम नहीं हैं, हम भी प्रॉपर मेहनत कर रहे हैं। तो आज मैं लेके आया हूँ वन शॉट रिवीजन ऑफ सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक। केवल 2 सीट बनाएंगे, 2 सीट के अंदर पूरे चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे, जिसमें से एक सीट जो मैंने बनाई है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे मतलब 95% टॉपिक को कवर कर लिया दोनों सीट में। तो स्टार्ट करते हैं पहली सीट को। सबसे पहले सेमीकंडक्टर के बारे में समझते हैं, उससे पहले एनर्जी बैंड के बारे में समझते हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन जो प्लेस रहते हैं वो वेरियस एनर्जी लेवल में रहते हैं, परंतु जब मटेरियल बनता है तो सेम टाइप ऑफ एनर्जी लेवल एक जगह पे कंबाइन होके एनर्जी बैंड का निर्माण करते हैं, तो एनर्जी बैंड बनता है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस बैंड में रहता है उसे बोलते हैं वैलेंस बैंड। अब हम वैलेंस बैंड को सीधा वीबी बोलेंगे। वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर जो बैंड होता है उसे बोलते हैं कंडक्टेंस बैंड। दोनों के बीच में ऐसा एनर्जी गैप होता है जहां कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, उसे कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये वैलेंस बैंड है, ये कंडक्टेंस बैंड है, ये फॉरबिडन एनर्जी गैप है। ये एनर्जी लेवल्स हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल जब कंबाइन हो जाएंगे तो बैंड बनता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, PYQ है, बहुत बार पूछा गया, कम से कम 4 से 5 बार पूछा गया है। वो है डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो मैंने यहाँ पे 8 डिफरेंस लिखे हैं, इनमें से मैक्सिमम 4 to 5 डिफरेंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस होता है डेफिनेशन। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? जिसमें से करंट आसानी से फ्लो हो सकती है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें से करंट फ्लो नहीं होती। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी 0 केल्विन पर वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, और नॉर्मल टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस और 300 केल्विन टेम्परेचर पर वो कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, यानी उसमें से करंट फ्लो हो सकती है। इसलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर, यानी हाफ कंडक्टर है, हाफ इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड की पोजीशन कैसी होगी उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड दोनों एक दूसरों को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों के बीच में फॉरबिडन एनर्जी गैप नहीं है। यहाँ पे इंसुलेटर के अंदर देखेंगे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप यहाँ पे बड़ा है, और सेमीकंडक्टर में देखेंगे तो कंडक्टर से बड़ा है और इंसुलेटर से कम है। तो यहाँ पे एनर्जी गैप कम है। वैल्यू भी देख लेते हैं, यहाँ पे कोई एनर्जी गैप नहीं है, 0। यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होती है, और यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। पर आपको जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए वैल्यू याद रखनी है। सिलिकॉन के लिए होती है 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जर्मेनियम के लिए होती है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कुछ नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे, जगह जगह पे जो आ रहे हैं उन नंबर्स को भी साथ साथ याद करना है। उसके बाद में बैंड किस तरह से फिल रहता है? तो कंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्टेंस बैंड दोनों पार्शियली फिल्ड होते हैं। इसके अंदर इंसुलेटर में फुली फिल्ड होते हैं, और सेमीकंडक्टर के अंदर वैलेंस बैंड तो कंप्लीटली फिल्ड रहता है, परंतु कंडक्टेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली वैकेंट रहता है। अब इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होगा। पहले समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब एक ही बैंड में एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, या एक बैंड से दूसरे बैंड में मूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है तो करंट फ्लो होगी, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं होता है तो करंट फ्लो नहीं होगी, अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी। तो यहाँ पे कंडक्टर में बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन आर पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टेंस बैंड और वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, तो उनके मूवमेंट के लिए प्लेस है। यहाँ पे बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि फुली फिल्ड है और एनर्जी गैप भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 0 केल्विन टेम्परेचर पर देखोगे सेमीकंडक्टर में, तो बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एक ही बैंड में मूवमेंट नहीं हो सकता। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, और एक बैंड से दूसरे बैंड में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी 0 केल्विन टेम्परेचर पर नहीं होती। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर करेंगे, थर्मल एनर्जी से
इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में। उसके बाद में है कंडक्टिविटी। ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, या तो कंडक्टिविटी की रख दीजिए या रेजिस्टिविटी की रख दीजिए। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी एक दूसरे की इनवर्स होती है, तो कंडक्टिविटी की याद कर लेते हैं। कंडक्टर के लिए होती है 10 टू द पावर 2 से 10 टू द पावर 8 ओम इंटू मीटर। इंसुलेटर के लिए होती है -11 टू -19, और इसके मिडल में लिख सकते हैं, या ये नंबर भी आ सकता है -6 टू 10 टू द पावर 5 ओम इंटू मीटर। रजिस्टिविटी इसमें माइनस करना है, प्लस है तो माइनस करना है, माइनस है तो प्लस करना है। और एग्जाम्पल, कंडक्टर के एग्जाम्पल है मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, etc। इंसुलेटर का एग्जाम्पल है प्लास्टिक या वुड, और सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल है सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनेट फास्फाइड। और इसमें और क्वेश्चन पूछा जाता है, तो नेम ऑफ टू ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर पूछा जाए तो एंथ्रासिन या थैलोसाइनस, यहाँ पे पी साइलेंट है। और ऑर्गेनिक पॉलीमर का पूछा जाए तो पॉलीपाइरोल और पॉलीएनिलीन। ये थोड़े से एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि सीबीएसई में दिए हुए हैं तो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर 2 टाइप के हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पहले इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की थ्योरी डेवलप करते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ही पूछे गए, पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से बेस बनेगा। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है? ऐसी सेमीकंडक्टर जिसमें किसी तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफेक्ट या इंप्योरिटी नहीं हो, तो उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब रेशो क्या लिया गया है? रेशो लिया गया 1/10 टू द पावर 9, यानी इंप्योरिटी अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम। यदि 1/10 टू द पावर 9 से कम है तो उसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाया जाएगा। यहाँ पे 1 इंप्योरिटी नंबर है, 10 टू द पावर 9 टोटल नंबर है। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अपन एग्जांपल ले लेते हैं सिलिकॉन का। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो चाहे पी टाइप हो चाहे एन टाइप हो, इन सभी को 2 तरह की थ्योरी से समझा जा सकता है। पहली तरह की थ्योरी है कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी और दूसरी तरह की थ्योरी है एनर्जी बैंड थ्योरी। तो कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी से पहले समझने की कोशिश करते हैं। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है तो कौन से बॉन्ड से बंधे हुए रहते हैं? तो कोवेलेंट बॉन्ड से ही वो बॉन्डेड रहते हैं। तो अपन देख सकते हैं सिलिकॉन का एक एटम अपने आसपास के 4 अदर सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। उसके बाद में 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता। जब फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा तो मटेरियल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होगा तो थर्मल एनर्जी गेन करके कुछ इलेक्ट्रॉन जो है अपना बॉन्ड तोड़ के चले जाते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं। जहां से इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहे हैं वहां पे वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाती है, जिसको हम होल कहते हैं। वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड होल। अब ध्यान से समझिएगा, ये होल भी एक तरह का चार्ज कैरियर है। ये चार्ज कैरियर कैसा है? इस होल को पूरा करने के लिए अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो वहां होल क्रिएट हो जाएगा जहां से वो आया। तो इलेक्ट्रॉन और होल 2 तरह के चार्ज कैरियर होते हैं सेमीकंडक्टर में। चार्ज कैरियर 2 तरह के हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर का दूसरा नाम बाइपोलर कंडक्टर भी है। उसके बाद नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन हुआ थर्मल एनर्जी के कारण। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ होल। और यहाँ पे 2 तरह के चार्ज कैरियर है, तो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण भी फ्लो होगी और होल के कारण भी फ्लो होगी, इसलिए टोटल करंट इज इक्वल टू ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड ड्यू टू होल। अब नेक्स्ट समझते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी से। यहाँ पे 2 डायग्राम बनाए हुए हैं, एक 0 केल्विन पर बनाया हुआ, एक नॉर्मल टेम्परेचर पर बनाया। जो 0 केल्विन टेम्परेचर पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वैलेंस बैंड भरा हुआ है, ये एनर्जी गैप है। जैसे सिलिकॉन के लिए ले लेते हैं तो 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और कंडक्टेंस बैंड कंप्लीटली वैकेंट है, भरा हुआ नहीं है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होगा कुछ इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में। तो इलेक्ट्रॉन चले गए वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में और यहाँ पे होल क्रिएट हो गए। तो
जैसे ही होल हो गए तो बोथ टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल हो गए। तो इस तरह से हमने कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी से और एनर्जी बैंड थ्योरी से इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को समझा। क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए डोपिंग प्रक्रिया द्वारा उसमें इंप्योरिटी को मिक्स किया जाता है। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। और सेमीकंडक्टर जो बनेगा उसको डोप्ड सेमीकंडक्टर या एलॉय सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है वो दो टाइप का है, एक है एन टाइप और एक है पी टाइप। इनमें डिफरेंस समझते हैं, पर डोपिंग कितनी मात्रा में करनी है वो भी समझ लेते हैं। डोपिंग जो करनी है वो पीपीएम में करनी है। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, यानी 10 टू द पावर 6 सेमीकंडक्टर या जर्मेनियम एटम में एक इंप्योरिटी एटम मिलाया जाता है तो उसकी कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 3 टाइम्स इंक्रीज होती है। यानी 10 टू द पावर 6 में अगर एक इंप्योरिटी एटम मिलाया जाए तो कंडक्टिविटी 10 टू द पावर 3 यानी 1000 टाइम इंक्रीज होती है। अब एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? यदि सिलिकॉन और जर्मेनियम के अंदर पेंटावेलेंट एलिमेंट या एटम की इंप्योरिटी मिलाई जाए तो उसे बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप क्यों बोलते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप पेंटावेलेंट एटम को इंप्योरिटी से डोपिंग प्रोसेस से मिलाएंगे तो जैसे फास्फोरस, अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, फास्फोरस लिया तो उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। ये सबसे पहले रिप्लेस करेगा सिलिकॉन एटम को, तो सिलिकॉन एटम को हटाया, फास्फोरस एटम बैठ गया। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने आसपास के 4 अदर सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बाउंडेड हो जाएंगे, जबकि 5th इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होगा। ये फ्री नहीं है, अभी ये लूजली बाउंड है। अब कहानी वापस हुई है, 0 केल्विन टेम्परेचर पर कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है। जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर होगा सबसे पहले फास्फोरस एटम अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसलिए इसको बोलते हैं डोनर एटम। क्योंकि यहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा रहा है इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल, इसलिए इसको बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहां पे नंबर इनबैलेंस हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए, नंबर ऑफ होल्स कम हो गए, इसलिए इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं मेजोरिटी चार्ज कैरियर और होल को बोलते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। यहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर के एक्स्ट्रा है, यानी यहां पे जो समझा अपन ने उससे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा है। अब इसी चीज को अपन समझते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी से। तो एनर्जी बैंड थ्योरी में जैसे ही आप इंप्योरिटी मिलाएंगे वैसे ही एक डोनर लेवल प्रेजेंट होगा फॉरबिडन एनर्जी गैप में। वैसे तो फॉरबिडन एनर्जी गैप के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये डोनर एनर्जी लेवल प्रेजेंट हो जाता है जहां पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो डोनर एनर्जी लेवल है कंडक्टेंस बैंड से ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। ध्यान रखिएगा सिलिकॉन के लिए ये जो गैप की वैल्यू है कंडक्टेंस बैंड और डोनर एनर्जी लेवल के बीच में वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जर्मेनियम के लिए 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होगा। जैसे ही 0 केल्विन टेम्परेचर होगा यानी एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर होगा, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। नॉर्मल टेम्परेचर होते ही यहाँ पे कंडक्टेंस बैंड से डोनर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो जाएगा कंडक्टेंस बैंड में, और कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्टेंस बैंड में, जो थ्योरी अपन ने पहले पढ़ी थी वैसा होगा। तो एनर्जी बैंड थ्योरी से भी आप इन चीजों को समझ सकते हैं। अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपके समझ में आ गया है तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बिल्कुल सिंपल है, कुछ एक चीजों में अंतर है। इसमें पेंटावेलेंट की जगह ट्राईवेलेंट मिलाते हैं। ट्राईवेलेंट यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो रिप्लेस करेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो एक्स्ट्रा होल आ रहा है यहाँ पे, यानी एक इलेक्ट्रॉन की वहां पे कमी हो रही है तो होल आ रहा है। ये आते ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नेचर रखता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सेप्टर एटम। तो होल का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे होल मेजोरिटी चार्ज कैरियर हो गया और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा। और बैंड थ्योरी में भी थोड़ा सा अंतर है, वहां पे कंडक्टेंस बैंड से ठीक नीचे प्रेजेंट हो रहा था क्योंकि इलेक्ट्रॉन इनको भेजने थे कंडक्टेंस बैंड में, यहाँ पे इनको इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये वैलेंस बैंड से ठीक ऊपर उपस्थित होता है, ठीक ऊपर प्रेजेंट होगा।
और एनर्जी गैप की वैल्यू जो यहां पे थी वही यहां पे है। तो इस टाइप से एन टाइप सेमीकंडक्टर को भी इजीली समझा जा सकता है। सेकंड सीट में हम बाकी की चीजों का एनालिसिस करेंगे। हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके तो बताइए कि कैसा हम कर रहे हैं, और हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ भेजते रहिए। सेकंड सीट के अंदर पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस और हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर लिया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं पीएन जंक्शन और पीएन जंक्शन डायोड को। जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को इस तरह से फैब्रिकेट किए जाए कि उनके जंक्शन पॉइंट पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंटिन्यूस बनी रहे, तो इस प्रकार बनी जंक्शन को बोलते हैं पीएन जंक्शन, और इस प्रकार बनी डिवाइस को बोलते हैं पीएन जंक्शन डायोड। अब पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग को अपन अच्छे से समझेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इधर एन टाइप सेमीकंडक्टर है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सेप्टर एटम है, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर एटम, इनके पास एक्स्ट्रा होल है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है और होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है। यदि एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर देखेंगे तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है और ये सारे डोनर एटम हैं, और होल यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है। तो जैसे ही जंक्शन का फैब्रिकेशन होता है, एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, यानी जहां से हाई कंसंट्रेशन होगी वहां से पार्टिकल का मूवमेंट होगा लो कंसंट्रेशन की ओर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो उसका मूवमेंट होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर, और इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है तो उसका मूवमेंट होगा लो कंसंट्रेशन यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर। तो एरो लगा रखे हैं, होल जाएगा इधर, इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर। जंक्शन के दोनों ओर एक वेरी लिमिटेड एरिया के अंदर, एक वेरी लिमिटेड रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होगा, यानी ऐसा रीजन डेवलप होगा जहां कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, उस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लेक्शन रीजन। ये इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन है, केवल यहाँ पे आयंस है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की ओर नेगेटिव की और एन टाइप सेमीकंडक्टर की ओर पॉजिटिव की एक लेयर बन जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है जिसको बोलते हैं बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। ये जो बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और बैरियर पोटेंशियल है, फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल के मूवमेंट को, जंक्शन के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसको रोकता है। तो चार इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आपको ध्यान रखनी है। पहले डिफ्यूजन की, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की, बैरियर पोटेंशियल और डिफ्लेक्शन लेयर। अगर इन चीजों को आप समझा सकते हैं तो आराम से 8-10 लाइनें पीवाईक्यू में बहुत बार पूछा हुआ है, अलग अलग डेफिनेशन फॉर्म में पूछा हुआ है, और वर्किंग पूछी हुई है, वैल्यूज पूछी हुई है, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। पीएन जंक्शन कम से कम पिछले 10 ईयर्स में 5 से 6 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो थिकनेस ऑफ डिफ्लेक्शन लेयर ध्यान रखना 10⁻⁻⁻6 मीटर यानी माइक्रोमीटर ऑर्डर की होती है। बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू जर्मेनियम के लिए होती है 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए होती है 0.7 वोल्ट। बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो V = ED से, तो E हो जाएगा V/D, तो वैल्यू आ जाएगी 7 × 10⁻⁻⁻ वोल्ट/मीटर। अब एक और चीज देखते हैं, डायोड का सिंबल। डायोड का सिंबल इस टाइप से दिया हुआ है, ट्राइंगल है और उसके आगे सीधी लाइन है। ये जो ट्राइंगल वाला पार्ट है ये P है और ये N पार्ट है। अब हम बाइसिंग ऑफ डायोड समझेंगे। डायोड को दो तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग की क्या डेफिनेशन है, अगर P टाइप टर्मिनल को हाई पोटेंशियल पे रखा जाए एन टर्मिनल के कंपेयर में, यानी पी टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे हो एन टर्मिनल के कंपेयर में, तो उसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड बाइसिंग। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायोड पी टर्मिनल जो है वो 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, एन टर्मिनल 4 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो पी टर्मिनल हाई से है तो फॉरवर्ड बाइस हो गया। नेक्स्ट में लेते हैं 3 और 0, तो 3 ज्यादा है और पी से जुड़ा हुआ है तो ये भी फॉरवर्ड बाइस हो गया। नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ पे P जुड़ा हुआ है 2 से, N जुड़ा हुआ -1 से,
कई बार डेफिनेशन ये भी बोली जा सकती है कि P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ N नेगेटिव से जुड़ा हो, पर वो हमेशा सही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें देखोगे आप, दो एग्जांपल देखोगे तो दोनों टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़े हुए हैं, पर P पॉजिटिव से N नेगेटिव से तो कंफर्म फॉरवर्ड बाइस ही है, तो प्लस है और -1 से ज्यादा है तो फॉरवर्ड बाइस है। -5 और -7, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -5 इज ग्रेटर देन -7, सो ये भी फॉरवर्ड बाइस है। उसके बाद में आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज जो है वो बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाएंगे बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, डिफ्लेक्शन लेयर की जो रीजन है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे प्लस लगाया यहाँ पे माइनस लगाया तो इलेक्ट्रॉन और होल, ये जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है इलेक्ट्रॉन इधर से आएंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल है ये इधर से आएंगे, तो धीरे धीरे वो रीजन कम होगा जहां कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, यानी डिफ्लेक्शन लेयर धीरे धीरे डिक्रीज होगी। और जब डिफ्लेक्शन लेयर डिक्रीज होगी तो चार्ज कैरियर आसानी से जंक्शन को पार करके एक दूसरी तरफ जा सकेंगे, करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो यहाँ पे हमने कर्व भी बनाया, कर्व में आप देख सकते हैं पहले वैल्यू करंट की बहुत कम होती है, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल जो है वो चार्ज कैरियर को रोकता है। पोटेंशियल की एक पर्टिकुलर वैल्यू के बाद करंट में इंक्रीज रैपिडली होने लगता है, जिसको अपन बोलते हैं नी पोटेंशियल। डेफिनेशन पूछी जाती है। फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी डेल वी अपॉन डेल आई की वैल्यू ध्यान रखिएगा 1 to 100 ओम होती है। एक और चीज, करंट मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण है और मिली एम्पेयर ऑर्डर की होती है। इसी तरह से रिवर्स बाइस को भी समझ सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना है, रिवर्स बाइस की कंडीशन आ जाएगी। डेफिनेशन क्या आ जाएगी, एन टर्मिनल जुड़ा हुआ हो हाई पोटेंशियल से इन कंपैरिजन टू पी टर्मिनल। जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, ये डायोड ले लिया, इधर 5 वोल्ट ले लिया, इधर 7 वोल्ट ले लिया, तो एन जुड़ा हुआ है 7 से यानी हाई पोटेंशियल पे है, तो ये आ गया रिवर्स बाइस। ऐसे और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। अप्लाइड वोल्टेज इज इन डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल बैरियर, यानी ये देख लीजिए माइनस से माइनस, प्लस से प्लस है, तो जैसे ही आप अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाओगे बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू धीरे धीरे, डिफ्लेक्शन लेयर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही आपने यहाँ पे माइनस कनेक्ट किया, यहाँ पे प्लस कनेक्ट किया, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर तो उधर की ओर मूव होंगे, परंतु माइनॉरिटी चार्ज कैरियर ही जंक्शन को पार कर पाएंगे। तो धीरे धीरे डिफ्लेक्शन लेयर की वैल्यू बढ़ती है और करंट फ्लो होती है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। किस ऑर्डर की होती है, माइक्रो एम्पेयर ऑर्डर की होती है। ध्यान रखना है माइक्रो एम्पेयर, क्योंकि ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण है। जब अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी तो वहां पे ब्रेकडाउन कंडीशन होती है, करंट जो है वो बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज होती है, तो पोटेंशियल को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और रिवर्स डायनेमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 to the power 6 ओम ऑर्डर की होती है। तो इस तरह से फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस को अपन कंपेयर करके आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरह से कंपैरिजन मोड में ही मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर को भी समझाया है। तो समझते हैं। सबसे पहले रेक्टिफायर किसे कहते हैं, ऐसी डिवाइस जो एसी को कन्वर्ट करती है डीसी में, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करती है। प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन कहते हैं। रेक्टिफायर हमारे कोर्स में दो टाइप के हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा रेक्टिफायर है जो अल्टरनेटिंग करंट के हाफ पार्ट को डायरेक्ट करंट में चेंज करता है। फुल वेव जो फुल पार्ट को चेंज करेगा। हाफ वेव रेक्टिफायर में कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं, एक डायोड का यूज किया है, एक ट्रांसफार्मर है, एसी सोर्स है और लोड रेजिस्टेंस है। अब जब फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी अल्टरनेटिंग करंट की, तो आप देख सकते हैं एक्स के ऊपर आएगा पॉजिटिव, वाई के ऊपर आएगा नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव होगा तो पी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा। डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो वो कंडक्टिंग स्टेज में होगा। अब ये भी चीज ध्यान रखनी है कि डायोड को फिल्टर के रूप में यूज कर सकते हैं। जब वो फॉरवर्ड बाइस में होगा तो कंडक्टिंग मोड में आएगा, रिवर्स बाइस में होगा तो नॉन कंडक्टिंग मोड में आएगा। तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में है, कंडक्टिंग मोड में होगा। कंडक्टिंग मोड में होगा तो इसमें से करंट फ्लो होगी। तो यहाँ पे मैंने ई और एफ टर्मिनल बनाया, तो करंट ई से एफ की ओर फ्लो होगी। तो जैसा इनपुट आएगा वैसा ही लगभग आउटपुट आ जाएगा। अब नेगेटिव हाफ साइकिल में एक्स के ऊपर नेगेटिव हो जाएगा, वाई के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक्स नेगेटिव यानी पी जुड़ जाएगा नेगेटिव से,
जब P नेगेटिव से जुड़ जाएगा तो वो आ जाएगा रिवर्स बाइस में, और रिवर्स बाइस नॉन कंडक्टिंग स्टेज होती है, इसलिए यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगी। ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है। करंट केवल E से F में फ्लो हो रही है, यानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यानी वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट हो गई। अब इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या क्या है? एक तो हाफ पार्ट को ही एसी से डीसी में इसने कन्वर्ट किया, और दूसरी एक शॉर्ट कमिंग है कि फ्लक्चुएटिंग डीसी मिली है, एक कांस्टेंट डीसी नहीं मिली है। तो फुल वेव रेक्टिफायर यहाँ पे एक की जगह दो डायोड लेने हैं, D1 और D2। और एक चीज ध्यान रखनी है, मिडिल टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर लेना है। मिडिल टर्मिनल ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट में ये 3 टर्मिनल है। मिडिल टर्मिनल, जो मिडिल वाला टर्मिनल है, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू भी 0 वोल्ट होती है। दो डायोड ले लिए, D1 और D2, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में केवल हाफ पार्ट को ही अपन एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पा रहे थे। अब वही फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में एक्स के ऊपर आ गया पॉजिटिव, वाई के ऊपर आ गया नेगेटिव, तो डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा, डायोड D2 रिवर्स बाइस में आ जाएगा। तो करंट जो फ्लो होगी फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो डायोड D1 के कारण होगी। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है डायोड D1 के कारण फ्लो हो रही है। अब फर्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो एक्स के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, वाई के ऊपर पॉजिटिव, जिससे डायोड D2 फॉरवर्ड बाइस में आ जाएगा और D1 रिवर्स बाइस में होगा, यानी करंट अब फ्लो होगी D2 के कारण। पर आप देख सकते हो करंट Z से O की ओर ही जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आ रहा है। तो डायोड D1 के कारण, फिर डायोड D2 के कारण ये प्रोसेस चलती रहती है, D1 D2। तो इसी तरह से AC को DC में कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ पे फुल वेव का यूज हो रहा है, पर फिर भी फ्लक्चुएटिंग DC हमको मिल रही है। तो इस तरह से हमने लगभग 95% टॉपिक इस पूरी यूनिट के, जो अकॉर्डिंग टू CBSE सिलेबस है, उसको कवर किया है। मात्र 25-27 मिनट होंगे। हमारा ये प्रयास आपको जेन्युइन लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। सुमित लॉ फिजिक्स।